हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो मेनली बेस्ड है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और आज हम डिटेल में इसी बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके पहले द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में मैंने आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा दिया था, ठीक है। जिसने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्रीवियस वीडियो देख लो, आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। फिर आपको ये वाला चैप्टर या फिर ये वाला वीडियो कुछ ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब देखो, जो 1750s तक की जो ईयर था, या फिर आप बोल सकते हो 18th सेंचुरी का मतलब क्या होगा, 1700 to 1800 के बीच का, ठीक है ना। और 1750 जो होगा वो मिड 18th सेंचुरी होगा, ठीक है। उस टाइम तक कोई भी नेशन स्टेट नहीं बना था, ठीक है। उसके बाद 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। फ्रेंच एक तरह से एक नेशन स्टेट बना, लेकिन उसके बाद आफ्टर 1815 फिर से वहां पे मोनोपोली आ गई, ठीक है ना। एरिस्टोक्रेट्स वहां पे फिर से रूल करने लगे। तो इसी बीच का हम देखते हैं कि इस टाइम पे हमारी सोसाइटी कैसे डेवलप थी, ठीक है। हमारी सोसाइटी में किस टाइप के पीपल रहते थे, इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक चीज याद रखना है कि यहाँ पे दो मेजर क्लास था। एक तो या तो एकदम ही पीजेंट्री क्लास थी, और जो सेकेंड क्लास थी वो एरिस्टोक्रेसी थी, ठीक है। तो मतलब दो ही क्लास का यहाँ पे ओरिजिन था, एक तो लोअर क्लास और एक हायर क्लास, ओके। फिर उसके बाद आप देखते हो कि उनके बीच में जो लोअर क्लास और हायर क्लास थे, उनके बीच में बहुत सारे लैंग्वेज से लेके कल्चरल डिफरेंसेस थे, ठीक है। और इसकी वजह से इन लोगों के बीच में एक प्रॉपर गैप था, ओके। लोअर क्लास इतने लोअर थे कि वो अपर क्लास को कुछ बोल ही नहीं पाते थे, और अपर क्लास इतने अपर थे कि वो लोअर क्लास को कुछ समझते ही नहीं थे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि पहले अपर क्लास और लोअर क्लास में क्या डिफरेंस था मेन। उसके बाद हम देखेंगे कि उस टाइम पे एक मिडिल क्लास कैसे राइज हुआ, जो इन दोनों के बीच का क्लास था, ना तो बहुत अपर था और ना ही बहुत लोअर था, जो एक एजुकेटेड क्लास था, उसका एमर्जेंस कैसे हुआ, ओके। तो पहले हम ये देख लेते हैं अपर और लोअर क्लास में क्या डिफरेंसेस थे। देखो, यूरोपियन सोसाइटी को हमने दो पार्ट में ब्रेक किया है, एरिस्टोक्रेसी एंड पीजेंट्री। पीजेंट्री मतलब कॉमन पीपल या फिर जो फार्मर टाइप के लोग थे, ओके। और एरिस्टोक्रेसी मीन्स हाई क्लास पीपल। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि एक एरिस्टोक्रेसी जो था वो एक हाई क्लास पीपल की सोसाइटी थी, वाइल जो पीजेंट्री थी वो लो क्लास पीपल की सोसाइटी थी, ठीक है। जो एरिस्टोक्रेसी लोग होते थे वो लैंडलॉर्ड्स थे, उनके पास लैंड के जो ओनर्स थे वो एरिस्टोक्रेट्स ही थे, वाइल जो पीजेंट्स थे वो फार्मिंग तो करते थे बट दे आर लैंडलेस, उनके पास कोई लैंड नहीं था, लैंड का राइट उनके पास नहीं था, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी जो लोग थे उनकी पॉपुलेशन कम थी और मनी ज़्यादा थी उनके पास, लेस पॉपुलेशन हायर मनी, ठीक है, हायर राइट्स, ठीक है। आप जब भी देखते हो कोई बिलेनियर या फिर बड़े लोग जो होते हैं उनकी पॉपुलेशन तो कम ही होती है, मिनिमम जो वहाँ की जो नॉर्मल पीपल होती है उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी था यूरोप में भी, कि जो एरिस्टोक्रेट्स थे उनकी पॉपुलेशन कम थी, मनी ज़्यादा थी उनके पास, फैसिलिटीज़ ज़्यादा थी, वाइल जो पीजेंट्री थे उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी और उसके अकॉर्डिंग उनके पास मनी या फिर रिसोर्सेज ये सब कम था। जो एरिस्टोक्रेट्स थे उनमें ये था कि डोमिनेटिंग नेचर के थे, ठीक है ना, ये पीजेंट्री पे रूल करते थे या फिर फार्मर्स पे रूल करते थे, वाइल जो लोअर क्लास था या पीजेंट्री आप बोल सकते हो वो अनएजुकेटेड था और डोमिनेटिंग नेचर का नहीं था, ये फार्मर्स और आर्टिसंस थे यहाँ पे, और ये मेनली डोमिनेटिंग पीपल के अंडर काम करते थे, ठीक है। फिर जो एरिस्टोक्रेसी पीपल के लोग थे, अब पावर इनके पास थी, हाई क्लास पीपल थे, मनी इनके पास थी, लैंड के मालिक ये थे, तो ऑब्वियस सी बात है इनके पास ऑल राइट्स थे, ठीक है। वाइल जो पीजेंट्री क्लास थी उनके पास कोई राइट्स थे नहीं थे, इवन ना वो वोटिंग कर सकते थे, ना वो किसी बड़े कोई फैसले हो, कोई मुद्दे हो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गैप था बिटवीन द टू क्लास ऑफ द पीपल इन यूरोप। अब इसी टाइम पे क्या होता है, मिड 18th सेंचुरी के आसपास ही क्या होता है कि वहाँ पे एक मिडिल क्लास का एमरजेंस होता है। मिडिल क्लास पीपल वो पीपल होंगे जिनके पास एजुकेशन होगा, मीन्स वो एजुकेटेड पीपल होंगे, ठीक है। और वो कैसे एमर्ज होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे हम। देखिए, एक नया हेडिंग है द न्यू मिडिल क्लास, मीन्स इनका एमरजेंस कैसे हुआ न्यू मिडिल क्लास का, अचानक से डेवलप नहीं होंगे। देखो, आपने पढ़ा ही है कि जब यूरोप में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पे सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हुई, आर्टिसंस की ग्रोथ होने लगी और सोसाइटी की ग्रोथ हुई, तो वहाँ पे एक मिडिल क्लास अराइज हुआ, जो कैसे थे, एजुकेटेड पीपल थे, ठीक है। उसमें मिडिल क्लास में आप किसको किसको डिनोट कर सकते हो, डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, जो आर्टिसंस थे हायर क्लास के, थोड़े मतलब ज़्यादा अच्छे नॉलेजेबल स्किलफुल आर्टिस्ट थे, उनका ग्रुप था, ठीक है ना।
और इनकी जो थॉट थी, अब ये एजुकेटेड थे तो इसकी वजह से इनकी थॉट भी डिफर होगी फ्रॉम नॉर्मल पीजेंट्री से, और एरिस्टोक्रेट से तो डिफरेंट होगी क्योंकि वो ऐसे हाई क्लास में आते नहीं थे। तो इनकी जो थॉट थी ना वो लिबरल नेशनलिज्म की थी। और लिबरल नेशनलिज्म, इससे आपको क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि व्हाट इज लिबरल नेशनलिज्म। इसका लिबरल का जो मीनिंग होता है, एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग होता है लिबर। लिबर मीन्स होता है फ्री, मतलब कि यहाँ पे जो होती है एक तो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, दूसरी फ्री, मतलब सब लोग फ्री रहें, किसी के अंडर में कोई ना करे, यहाँ पे कोई काम ना करे। यहाँ पे फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट में काम करना था। फ्यूडलिज्म को सपोर्ट नहीं करते थे ये लोग, ठीक है। ये लोग ऐसे ही स्लैवरी को सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है ना। और नेशनल यूनिटी की बात करते थे। तो ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक थे ये मिडिल क्लास जो अराइज हुआ था उनके थे। और इसी जब मिडिल क्लास अराइज हुआ तभी यूरोप में डिफरेंस क्रिएट हुआ और लोग अपने हक की बात करने लगे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, मतलब जो मिडिल क्लास पीपल था वो लोग किसके लिए खड़े थे, उनके रूल्स क्या थे, उनके मतलब जब कोई काम करता है तो उनकी एक पूरी रूल्स और रेगुलेशंस होती है ना कि मुझे मेरी थिंकिंग ऐसी है, या फिर हम इस थिंकिंग की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते, तो उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, ठीक है। और आपसे पूछा जाता है कभी कभी लिबरल नेशनलिज्म पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए, तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहली बात उनके साथ ये था कि वो एक नेशनल यूनिटी की बात करते थे, ठीक है ना। वो चाहते थे कि हमारे नेशन में या फिर हमारे जितने भी टेरिटरीज हैं उनमें एक यूनिटी हो, ठीक है। और वो सेकेंड पॉइंट ये था, वो फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल की बात करते थे, मतलब कि हर एक इंडिविजुअल की खुद के फ्रीडम्स हो, खुद के राइट हो। इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते थे कि लॉ के पास सब इक्वल हो, कोई हायर क्लास का हो तो भी और कोई लोअर क्लास का हो तो भी, ठीक है ना। अब इसको हम लिबरल नेशनलिज्म को अगर दो पार्ट में डिवाइड करें, एक तो पॉलिटिकली और दूसरी इकोनॉमिकली, तो हम देखेंगे कि वो पॉलिटिकली क्या क्या चेंजेस चाहते थे और इकोनॉमिकली क्या क्या चेंजेस चाहते थे। तो जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो पॉलिटिकली चाहते थे, दे वांट कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट तो चाहते थे, ठीक है, विद बट देयर कंसेंट होना, मीन्स उनका कंसेंट होना चाहिए, ठीक है ना। बट विद द हेल्प ऑफ देयर कंसेंट, मीन्स जो लिबरल पॉलिटिकली वो चाहते थे कि एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो और उसमें लोगों का कंसेंट हो, लोग उसमें वोट कर सके, लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है ना। मेजॉरिटी जो कॉमन पीपल है उनकी भी बात को वहाँ पे सुनी जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यहीं पे एक चीज और देखना इंपॉर्टेंट है, ये येट दे डिडंट स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफ्रेज। सफ्रेज मीन्स होता है राइट टू वोट, ठीक है। मतलब वो चाहते तो थे कि गवर्नमेंट बने उनकी कंसेंट से, बट स्टिल वो ऐसा नहीं था कि वो यूनिवर्सल सफ्रेज को सपोर्ट कर रहे थे। यूनिवर्सल सफ्रेज का मतलब ये हो गया कि हर एक एडल्ट लोग जितने भी हैं वो सब वोट करें, मतलब वो ये नहीं, इस चीज को नहीं सपोर्ट कर रहे थे कि वुमेन्स, हर एक टाइप के फार्मर्स, मिडिल क्लास सब लोग वोटिंग करें। वो वहाँ पे ये नहीं था कि वो यूनिवर्सल सफ्रेज को सपोर्ट कर रहे थे, मतलब वो ये चाहते थे कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल ही वोट करें, दैट इज सफिशियंट। वो यूनिवर्सल सफ्रेज की बात नहीं कर रहे थे। ये नहीं था कि हर एक लोग वोट करे, जैसे कि हमारे यहाँ 18 के बाद सब लोग वोटिंग कर सकते हैं, या फिर अब बहुत सारी कंट्रीज में कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। अभी भी जो वोटिंग राइट था वो लिमिटेड था, ठीक है ना। ये पॉइंट याद में रखना है कि वो चाहते थे कि उनकी कंसेंट की गवर्नमेंट हो, बट यूनिवर्सल सफ्रेज को सपोर्ट अभी भी नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। इकोनॉमिकली वो क्या क्या चेंजेस चाहते थे, तो देखो अब वहाँ पे यूरोप में बहुत छोटे छोटे ग्रुप या फिर बहुत छोटे छोटे मोनार्क का रूल था, डिफरेंट छोटे छोटे ग्रुप्स में, ठीक है ना। तो हर एक जब आप एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करते थे, मार्केटिंग करते थे आप, तो बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, बहुत सारे टाइप ऑफ टैक्सेस लगते थे। तो वो टैक्सेस के अगेंस्ट थे, मतलब इतने सारे टैक्सेस के अगेंस्ट थे। और फ्रीडम ऑफ मार्केट चाहते थे, मतलब मार्केट्स पे भी मोनोपोली वाला रूल ना हो, ठीक है, एरिस्टोक्रेट्स का रूल ना हो, उनका रेगुलेशन ना हो, इसलिए मार्केट्स की फ्रीडम चाहते थे वो। और स्टेट जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं डिफरेंट उसको वो एबॉलिश करने की बात कर रहे थे, ठीक है ना। दूसरी चीज वो एक सिंगल करेंसी चाहते थे, क्योंकि उस टाइम पे यूरोप में ऑलमोस्ट 39 करेंसीज थी, ठीक है ना। और आप हर दूसरे जगह जाओगे तो करेंसी की वैल्यू डिफर हो जाती थी। मतलब यहाँ पे मान लो करेंसी की वैल्यू, मान लो अगर फ्रेंच में 1000 है अगर किसी करेंसी की वैल्यू, या फिर 5 रुपीज़ मान लो, अगर 5 रुपीज़ है तो आप फ्रेंच के बाद थोड़ा सा आगे जाओगे प्रशिया में तो वहाँ पे 10 रुपीज़ हो जाएगी। तो करेंसी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा था, दैट्स वाई वो चाहते थे कि एक सिंगल करेंसी आए, ठीक है। और सेम चीज वेट और मेजरमेंट के साथ भी था, दे वांट अ सिस्टम ऑफ वेज एंड मेजरमेंट, एक सिंगल सिस्टम चाहते थे। ऐसा ना हो कि अगर मान लो हम कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं रशिया में तो वहाँ पे 1 kg है और वहीं से हम थोड़े से आगे जा रहे हैं
और रसिया के थोड़ा आगे जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं वहाँ पे उसकी वैल्यू 1.2 kg है, ठीक है। तो ये डिफरेंस को वो अबॉलिश करना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने एक जोवेरिन कमेटी बनाई या फिर एक जोवेरिन ग्रुप बनाया। ये भी आपसे शॉर्ट नोट में पूछा जाता है व्हाट इज जोवेरिन, तो आपको याद रखना है ये एक कस्टम यूनियन था। किसका? मिडिल क्लास पीपल का, ठीक है ना। जो मिडिल क्लास अराइज हुआ था उनका कस्टम यूनियन था। ये बना था 1834 में और इन्होंने दो इंपॉर्टेंट काम किए थे। एक तो टैरिफ बैरियर को इन्होंने अबॉलिश किया था, जो भी हर एक स्टेट का जो बैरियर था टैरिफ, मतलब आप इस स्टेट से इस स्टेट पे ट्रेड कर रहे हो तो एक टैरिफ लगता था, उस टैरिफ को इन्होंने अबॉलिश किया। और दूसरा इन्होंने क्या किया? अबॉलिशमेंट ऑफ मैनी करेंसीज। इन्होंने 39 करेंसीज में से मैक्सिमम करेंसीज को अबॉलिश कर दिया और उसकी जगह पे सिर्फ 2 करेंसीज बची थी, ठीक है ना। तो कस्टम यूनियन क्या था या फिर जोवेरिन क्या था? तो जोवेरिन एक ग्रुप था, मिडिल क्लास पीपल का एक यूनियन था जो 1834 में स्टेबलाइज हुआ था और इन्होंने एक यूनिटी की बात करी थी और मेनली इकोनॉमिक यूनिटी पे काम करा था इन्होंने। और टैरिफ बैरियर्स को अबॉलिश किया था और करेंसीज को, बहुत सारे करेंसीज को अबॉलिश करके 1 और 2 करेंसीज को इन्होंने यूनिटिफाई करने की कोशिश की, ठीक है ना। तो ये था लिबरल नेशनलिज्म के बारे में। इसके बाद इस टाइम पे अब ऐसा तो था नहीं कि जो कंजर्वेटिव्स थे वो गायब हो गए थे, वो भी तो थे। मोनार्क तो रूल कर ही रहा था, ये तो छोटे छोटे ग्रुप्स में काम हो रहा था ना। तो जो मोनार्क का रूल था, मोनार्क लोग क्या कर रहे थे उस टाइम पे, ये देखते हैं हम। इस टाइम पे देखोगे आपकी 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू के बाद वियना का जो ट्रीटी हो चुकी थी और फिर से ट्रीटी ऑफ वियना के बाद फ्रेंच में मोनार्क का रूल आ गया था। आपने पढ़ा था नेपोलियन, जो प्रीवियस क्लास में, कि नेपोलियन ने रूल किया था, फिर नेपोलियन अपना नेपोलियन कोड लेके आया। उसके बाद फिर से जो मोनार्क लोग थे उन लोगों ने, प्रैप कंट्रीज ने मिलकर वॉर किया और नेपोलियन हार गया और फिर वहाँ पे मोनार्क का रूल हो गया, ठीक है ना। तो जो कंजर्वेटिव टाइप के लोग पीपल थे या फिर जो मोनार्क थे डिफरेंट स्टेट्स में यूरोप के, उन लोगों ने कंजर्वेटिज्म को और सपोर्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस और रूल्स लगाने लगे लोअर क्लास या फिर मिडिल क्लास पे, ताकि कंजर्वेटिज्म बचा रहे, ठीक है ना। क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि डेमोक्रेसी आए, ठीक है। तो वो क्या करते थे, हर जगह जो पीपल्स थे उनको स्टॉप करने का काम कर रहे थे। मिडिल क्लास पीपल या फिर लोअर क्लास पीपल को स्टॉप करने का काम कर रहे थे वो लोग। एक ऑस्ट्रिया का हेड था मैटरनिक, ठीक है। वो तो बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट था रिवॉल्यूशनरीज के, ठीक है ना। कोई भी रिवॉल्यूशन करता था तो उनके बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट रहता था ऑस्ट्रेलिया का हेड, ठीक है। क्योंकि वो एक मोनार्क था और वो चाहता था कि पूरे यूरोप में मोनार्की ही रहे, ठीक है ना। तो हम देखते हैं उसके बाद कि कंजर्वेटिज्म का सेम हाल था कि वो लोग अपने आप को ही सपोर्ट करने के पीछे पड़े थे। वो लोग चाहते थे कि मोनार्कीज ही रूल करे। उसी टाइम पे कुछ रिवॉल्यूशनरीज भी आए, ठीक है ना, जो रिवॉल्यूशन चाहते थे यूरोप में, ठीक है। तो क्या हुआ, बहुत सारी सेक्रेट सोसाइटीज बनने लगी, ठीक है। ग्रुपिंग होने लगी यूरोपियन स्टेट्स में, ठीक है। डिफरेंट प्लेस के पीपल जो थोड़े एजुकेटेड पीपल थे या फिर जो रिवॉल्यूशन चाहते थे, उन लोगों का ग्रुप बनने लगा और वो छोटे छोटे रिफॉर्म्स की कोशिश करने लगे और वो मोनार्कियल फॉर्म्स को अपोज करते थे। जहाँ पे भी मोनार्कीज होती थी वहाँ पे ये लोग रैलीज करते थे, ठीक है। उनके अगेंस्ट नारेबाजी करते थे कि मोनार्की का रूल खत्म हो। उसी में हम देखेंगे कि एक गॉसिपी मेज़ीनी एक रिवॉल्यूशनरी थे, ये एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे। उन्होंने 2 सोसाइटीज़ बनाई थी, ठीक है। यंग इटली इन मार्सिलीज एंड यंग यूरोप इन बर्न। ये 2 सोसाइटीज़ थी जो अलग अलग काम कर रही थी अगेंस्ट या फिर टू अपोज द मोनार्कियल फॉर्म्स, ठीक है। और इन्हीं रिवॉल्यूशनरी को मैटरनिक, जो ऑस्ट्रिया का हेड था, उन्होंने बोला था कि मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो चाहता था मोनार्कियल स्टेट ही रहे। तो लोगों में खौफ पैदा करने के लिए या फिर लोगों को भड़काने के लिए ऐसे चीज़ें वो लोग बोलते रहते थे, जो कंजर्वेटिव लोग थे, कि ये लोग बहुत डेंजरस हैं, हमारे लिए एनिमी है, आपका कभी भला नहीं चाहेंगे, ऐसे वर्ड्स, ठीक है, ताकि लोग थोड़ा डर जाए। तो यहाँ तक तो बात हो गई कि जो यूरोप में नेशनलिज्म कैसे स्प्रेड हो रहा था। इसमें हमने क्या देखा, मेन रोल क्या था कि जो मिडिल क्लास पीपल जो अराइज हुए, जो एक लिबरल नेशनलिज्म की पॉइंट को लेकर आए, उसकी वजह से बहुत सारे यूरोपियन सोसाइटी में चेंजेस आए, जिसमें रिवॉल्यूशनरीज आए बहुत सारे। वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल रिफॉर्म चाहते थे, ठीक है। और बहुत सारे लिबरल पॉइंट्स ऑफ व्यू, वो यूनिटी चाहते थे, इंडिविजुअल फ्रीडम चाहते थे, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। इसी के फॉर्म में आपने देख लिया कस्टम यूनियन भी बना, जिन्होंने बहुत सारे टैरिफ बैरियर और करेंसीज को अबॉलिश किया, ठीक है। तो ये तो पॉइंट हो गए सारे जो स्प्रेड हुआ था नेशनलिज्म यूरोप में, उसके बारे में। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है
द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।